हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो हमारा तीसरा चैप्टर है, धातु और अधातु। तो हमारे ब्रह्मांड में 118 के लगभग तत्व पाए जाते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें धातु तत्व लगभग 92 हैं, और अधातु वाले तत्व जो हैं लगभग 18 हैं, और उपधातु के तत्व जो हैं लगभग 8 होते हैं। तो गुणों के आधार पर हम इनको तत्वों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हम गुण देखते हैं इनके, तो देखो भौतिक गुणों के आधार पर हम इनमें अंतर कर रहे हैं। तो धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर हम अंतर कर रहे हैं। तो धातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी और धनायन प्रकृति दिखाएगी, है ना। और अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन प्रकृति प्रदर्शित करती है। तो धातु जो है वो धनायन किस रूप में बना रही है, जैसे ये Fe+2 के ऊपर हो, +2 के रूप में होगा, और कॉपर +2 के रूप में होगा, सोडियम +1 के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ 1 कर लेना, बाकी सब जगह यहाँ पर 2 है। नेक्स्ट है, अगर अधातु में ऋणायन की बात करें तो जैसे Cl- है, ब्रोमीन माइनस है ना, ऑक्सीजन -2 है, ये इस प्रकार से ऋणायन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, धातुओं में तन्यता पाई जाती है ना। धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, और धातुओं से तार बनाए जा सकते हैं। सोने में सबसे ज़्यादा तन्यता देखने को मिलती है, लगभग 10 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, यानी इनके तार नहीं बनाए जा सकते, यानी इनको खींचकर तार बनाने की जो कैपेसिटी है वो तन्यता है। तो धातुओं में तन्यता होती है और अधातुओं में नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा कि जो धातुएं हैं उनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी चोट मारने पर ये बढ़ जाती हैं, और धातुओं को पीट कर अपन चद्दर बना सकते हैं, चद्दर बनाई जा सकती है। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता का गुण सोने में पाया जाता है। ठीक है, धातुओं में अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, यानी इनकी पीट कर अपन चद्दर वगैरह नहीं बना सकते, ये फैलती नहीं है चोट मारने पर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कि धातु जो है वो उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो सर्वाधिक चालक धातु जो है, सुचालक धातु चांदी होती है। ठीक, अधातु उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, जिसमें एक अपवाद है। कार्बन एक अधातु है जिसका एक अपर रूप है ग्रेफाइट। तो कार्बन का अपर रूप जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक, उष्मा का सुचालक होता है। बाकी सभी धातुएं कुचालक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है, यानी इन्हें पीटने पर इनमें आवाज़ उत्पन्न होती है। तो अधातुओं में ध्वनिक का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 है, धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक अपवाद ध्यान रखेंगे आप, पारा या मरकरी, जो द्रव रूप में पाई जाती है। पारा या मरकरी किस रूप में होती है? द्रव रूप में होती है। अधातुएं भंगुर प्रकृति की होती है, यानी ये मतलब आप कह सकते हो कि हल्की चोट मारने पर कोई चीज़ अगर बिखर जाए जल्दी तो वो भंगुर प्रकृति की होती है। तो अधातु जो है वो ठोस रूप में भी पाई जाती हैं, द्रव रूप में भी पाई जाती है, गैस रूप में भी पाई जाती है। लेकिन आप हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चीज़ ध्यान रखना कि ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। यानी एक ऐसी अधातु का नाम बताओ, अधातु का ध्यान रखें, अधातु का नाम बताओ जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो ब्रोमीन आपका आंसर हो जाएगा। जब आपसे पूछ ले कि एक धातु का नाम बताओ जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो पारा जो है वो द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु है, पारा या मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करें हैं। देखो, वे धातु जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है वो सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम को हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो है वो नमी और हवा के संपर्क में आकर विस्फोट से जलता है। ठीक है, आग पकड़ लेता है, तो इसलिए हम इसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। किसको? सोडियम को। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है, और लगभग 21% ऑक्सीजन गैस होती है, और लगभग 0.03% CO2 गैस होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आंकड़ा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम धातुओं के कुछ रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं। तो धातु की अभिक्रियाशीलता ऑक्सीजन के साथ देखते हैं। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है। अलग अलग ऑक्साइड अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे Fe धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके Fe2O3 बना रही है, जिसका रंग भूरा होता है, आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं। Ag जो है, चांदी जो है, O2 से क्रिया करके AgO काले रंग की हो जाती है, AgO धातु का ऑक्साइड बनाकर। ठीक है, इसी प्रकार कॉपर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जो हरे रंग का होता है।
तो एक चीज़ और पॉइंट अपन आगे देखते हैं इसके बाद में, कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षार प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यानी ये एक देखो अम्ल है हमारे पास, जब इसकी क्रिया इस कॉपर के ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड से करवा रहे हैं तो यहाँ पर देखो कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 और H2O बनता है। तो ये एक लवण है और ये जल है। तो लवण और जल जिस अभिक्रिया में बनते हैं उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक हमेशा अम्ल होता है और दूसरा हमेशा क्षार होता है। तो यहाँ पर HCl अगर एक अम्ल है तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड क्या हो गया, क्षार। इसलिए हम कहते हैं कि धातु का जो ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर क्या होगा। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और साथ में धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर Fe जो है वो जल से क्रिया कर रहा है, ये HOH हमने इसको खुले हुए रूप में दिखाया है यहाँ पर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। Fe जल से क्रिया करके FeOH का होल्टवाइज बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ देखो इस जगह 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, टोटल 4 हाइड्रोजन है उत्पाद में। तो क्रियाकारकों में इनको बराबर करना पड़ेगा तब अभिक्रिया संतुलित होगी। तो अगर आप H2O के आगे 2 लगा दोगे तो देखो 2 दूनी 4 यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे और बाकी हाइड्रोजन उस तरफ भी 4 है, इस तरफ भी 4 है, यहाँ पर Fe 1 है, इस तरफ भी Fe 1 है। यहाँ ऑक्सीजन के आगे ये 2 लग गया तो ऑक्सीजन 2 है। तो देखो आप इस फेरस हाइड्रोक्साइड के अंदर भी देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, बाहर 2 लगा हुआ है ना। तो होल्टवाइज है FeOH का होल्टवाइज। तो इस प्रकार से धातु जो है वो जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट हम इसके बाद में बात करेंगे, अब देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो पोटेशियम H2O के साथ क्रिया करवाने पर KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसी प्रकार सोडियम की क्रिया करवाने पर जल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। कैल्शियम की क्रिया करवाने पर यहाँ पर जल के साथ क्रिया करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखते जाएं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, याद रखना पड़ेगा आपको। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक केवल भाप के साथ क्रिया करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये केवल भाप के साथ क्रिया करते हैं या वाष्प के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, आगे देखें, देखो नेक्स्ट पॉइंट हम धातु के रासायनिक गुणों में देख रहे हैं कि धातु की क्रिया अगर अम्ल से करवा दो तो क्या होगा। तो धातु की क्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ में धातु लवण भी हमें प्राप्त होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ सोडियम धातु है, इसकी क्रिया जल इससे अम्ल से करवा रहे हैं HCl से, तो NaCl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। NaCl को सोडियम क्लोराइड बोल देंगे। MgHCl से क्रिया करके MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। इसी प्रकार FeCl2 बना देगा और फेरस क्लोराइड यानी और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसी प्रकार कॉपर धातु अम्ल से क्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना देगी और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो यह अभिक्रिया आपको बार बार पढ़नी है, इनको याद रखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में धातुओं के रासायनिक गुणों में फोर्थ पॉइंट की, कि धातु की अभिक्रिया धातु यौगिकों के साथ करवाने पर क्या होगा। तो धातु का कोई यौगिक जब धातु के से क्रिया करता है तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर क्रिया करता है। ठीक है, अर्थात यदि कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व से क्रिया करेगा तो वहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया दिखाई देगी। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पोटेशियम NaCl से क्रिया कर रहा है तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है और सोडियम अलग हो जाता है। यानी कि यहाँ NaCl को ये जो पोटेशियम है यहाँ से हटा देता है और क्लोरीन से खुद क्रिया कर लेती है पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम सोडियम की बजाय ज़्यादा क्रियाशील है इसलिए उसको सोडियम को वहाँ से हटा देगी, तो KCl और Na बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ पर पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, वो NaOH के यानी धातु से क्रिया करेगा, धातु के यौगिक से NaOH से, और KOH बन जाएगा, यहाँ से सोडियम बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी क्रिया होती है। तो धातु जब किसी धातु के यौगिक से क्रिया करेगी तो अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील को वहाँ से हटाकर विस्थापन अभिक्रिया प्रेजेंट यानी रिप्रेजेंट करेगा।
अब देखो सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर यदि हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें तो जो श्रेणी बनेगी वो सक्रियता श्रेणी कहलाएगी। अवरोही क्रम याद रखें, ठीक है ना। तो अवरोही क्रम में धातुओं को हम यदि जमाएं, यानी जहां सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु ऊपर लिखी जाए और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु नीचे लिखी जाए, और बीच में जो है वो मध्यम क्रियाशील धातु आ जाएंगी, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर एक सक्रियता श्रेणी देख रहे हैं और उसको याद भी हमें करनी है, याद रखें आप, ठीक है। तो देखो सक्रियता श्रेणी का ये अवरोही क्रम बता रखा है यहाँ पर क्रियाशीलता का धातुओं का। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो तत्व है वो धातु है वो पोटेशियम है, और सबसे कम क्रियाशील जो है वो सोना है, यानी Au है, ओरम कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऑर्डर इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे हैं अपन, और फिर ये इधर लिखा हुआ है, तो ये फिर ऊपर से नीचे ऐसे आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा विक्रियाशील टॉप पर है ये पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील है सोना यानी ओरम Au, ठीक है। बाकी आप इनको याद रखोगे इस क्रम से। तो सबसे ज़्यादा विक्रियाशील पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर उससे कम आयरन, फिर उससे कम सीसा यानी लेड, फिर उससे कम हाइड्रोजन, फिर उससे कम कॉपर, फिर उससे कम मरकरी, फिर उससे कम चांदी, फिर सोना आ जाएगा, ठीक है। ये अवरोही क्रम है। ओके, अब हम देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब हम कुछ आयनिक यौगिकों की बात करते हैं। तो जो आयनिक बंध से यौगिक बनते हैं उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। दो तत्वों के बीच आयनों द्वारा बने हुए यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी दो तत्व जो है उनके बीच में आयनिक बंध बनेगा, और ऐसे आयनिक बंध वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो जैसे NaCl है, उसमें Na और Cl के बीच में ये दोनों आयन बन जाते हैं, जहाँ Na+ के रूप में होता है यानी धनायन होता है, और Cl जो है वो माइनस के रूप में यानी ऋणायन होता है। ये दोनों आपस में क्रिया करके NaCl का यौगिक बना देते हैं। तो NaCl एक आयनिक यौगिक है, इसी प्रकार HCl एक आयनिक यौगिक है, और इसी प्रकार KCl एक आयनिक यौगिक है। अब देखो ये कैसे बनेंगे, कि जब हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, याद रखें आप। तो सोडियम का जो यौगिक है उसके अंदर बीचों बीच नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, और उसके बाद इस प्रकार से ये एक कोष होता है, फिर ये अगली कक्षा होती है, फिर ये अगली कक्षा होती है। तो इस प्रकार इन 3 कक्षों में सोडियम के इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित रहते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका 11 जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसलिए सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन 2, 8 और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहता है। ये सीक्वेंस है जो आपको आगे की कक्षाओं में और डिटेल से याद समझाया जाएगा कि सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक 11 है ना इसका, और 11 ही इसके पास प्रोटॉन होते हैं जो प्लस आवेश वाले होते हैं। तो परमाणविक रूप से तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन यानी 11 ऋणायन, 11 प्रोटॉन यानी 11 धनायन होने की वजह से ये उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन कोई तत्व हमेशा या तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनों को ही त्यागा जाता है और इलेक्ट्रॉनों को ही ग्रहण किया जाता है। प्रोटॉन तो बीचों बीच होते हैं नाभिक में, इसलिए उनको त्याग नहीं सकता कोई परमाणु, लेकिन इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते रहते हैं बाहर, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को ही त्यागा जा सकता है और इलेक्ट्रॉनों को ही ग्रहण किया जा सकता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, सोडियम जो है वो लास्ट का अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो सोडियम के पास में पहले 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे, अब उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो उसके पास में अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्रोटॉन जो है वो 11 है। तो ऋणायन जो है यानी 10 की बजाय, यानी प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन की बजाय 1 एक्स्ट्रा है। यानी अगर अपन देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और 11 प्रोटॉन है, तो 1 पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, 1 पॉजिटिव आवेश दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बना देता है, धनायन बना देता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, और इसके ऊपर प्लस आवेश आ जाएगा, परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। इसी प्रकार क्लोरीन जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, यानी उसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसलिए ये अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद तत्व जब वो स्थायी रूप में आ जाते हैं, ठीक है।
इसलिए क्लोरीन क्या करता है, अपने लास्ट कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों के साथ एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना चाहता है। तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसके पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 ही प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा तो ये 2 8 8 बना देगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से इसके ऊपर माइनस आवेश आ जाता है ना। इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो गया, इसलिए -1 नहीं लिखकर माइनस ही लिख देते हैं अपन। तो क्लोरीन तो ऋणायन बनाता है और जो सोडियम है वो धनायन बना देता है। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे दे तो दोनों आपस में एक जगह हो जाएंगे, यानी जो सोडियम है धनायन बन जाएगा और क्लोरीन जो है वो ऋणायन बन जाएगा। अब इन दोनों के बीच में, धनायन और ऋणायन के बीच में एक मजबूत आकर्षण बंध बन जाता है। इस आकर्षण बंध को ही आयनिक बंध कहते हैं, जो धनायन और ऋणायन के बीच हमेशा बनता है। और धनायनिक और ऋणायनिक तत्व जब आयनिक बंध बना देते हैं तो वो एक यौगिक के रूप में आ जाते हैं। यानी आयनिक बंध से बने हुए यौगिकों को, यानी NaCl जो है एक प्रकार से वो एक यौगिक है जिसे आयनिक यौगिक बोलेंगे, जिसमें आयनिक बंध है जो धनायन सोडियम और ऋणायन क्लोरीन के बीच बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ये ध्यान रखना है ये कि यही जो स्थिति है वो NaCl के अंदर भी हो सकती है, तो HCl में भी होती है और KCl में भी होती है। KCl में K पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन K+ के रूप में धनायन बनाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्लोरीन को दे देता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो त्याग कर क्लोरीन को दे देती है। तो क्लोरीन तो माइनस ऋणावेश हो जाता है और ये इधर वाले तत्व जो वो धनावेश बना देते हैं। तो धनायन और ऋणायन के बीच में बॉन्ड बनता है, मजबूत आकर्षण बंध बनता है, जिसे आयनिक बंध कहते हैं और ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। अब हम देखो नेक्स्ट आयनिक यौगिकों के गुणों की चर्चा करने जा रहे हैं। आयनिक यौगिकों के गुणों की बात करें तो पहला देखते हैं आयनिक बंध जो है। आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध होते हैं और आयनिक बंध धनायन और ऋणायन के बीच में एक मजबूत बंध होता है। आयनिक यौगिकों की अवस्था ठोस होती है, हालांकि ये ज़्यादातर ठोस रूप में है, लेकिन अगर हम बात करें तो ठोस अवस्था में ये इनके पास आयन नहीं होते हैं। जब इनको अगर हम जल के अंदर मिला देते हैं तो जल में ये अपने आयन छोड़ने लग जाते हैं, लेकिन इसके लिए प्रबल एनर्जी चाहिए इनको, यानी करंट प्रवाहित करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनको चाहिए। तो इसका मतलब ये इनके अंदर मजबूत आकर्षण बंध होने की वजह से इनमें इनके गलनांक और क्वथनांक भी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या ऊर्जा देकर इनको तोड़ा जा सकता है। तो आयनिक यौगिकों की अवस्था ठोस अवस्था होती है और ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मजबूत आयनिक बंध को तोड़ने के लिए इन्हें अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक नेक्स्ट गुण है, आयनिक यौगिक विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिकों में आयन उपस्थित होते हैं, तो इसलिए ये विद्युत और ऊष्मा के क्या करते हैं, चालन में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है हमारा खनिज। तो देखो पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित या पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज में अयस्क और गंदगी उपस्थित होती है, जिसको अलग अलग विधियों द्वारा धातु से अलग कर सकते हैं। तो खनिज में पाई जाने वाली जो गंदगी है उसको गेंग कहते हैं, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे, तो खनिज से जो गेंग या अशुद्धि है उसको अलग करना, गेंग को अलग करना क्या कहलाता है, गंदगी को अलग करना निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण कहलाता है। ठीक, ओके। इसके बाद देखो हम बात करें यहाँ पर, तो सक्रियता श्रेणी में अगर हम धातु के निष्कर्षण की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे ऊपर आने वाली, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, है ना, और सबसे नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, और बीच में आने वाली धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो इस ऑर्डर में हम इनको देखने जा रहे हैं। ओके, तो देखो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाले जो तत्व हैं उनके निष्कर्षण की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से तत्व जो सबसे ऊपर आते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले जो तत्व हैं वो जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना,
सोडियम का संकेत Na है, कैल्शियम हो गया Ca, मैग्नीशियम यानी Mg और एल्यूमिनियम आदि जो है वो ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले तत्व हैं। तो इनको अपने खनिज से अलग कैसे करेंगे, इसके लिए देखो हम आगे कुछ विधि देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करें। तो देखो आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु में जैसे अपन सोडियम की बात करें, ठीक है, तो सोडियम क्या है एक्चुअल में ज़्यादातर जैसे अपने NaCl यौगिक के रूप में मिलेगा, यानी सोडियम क्लोराइड के रूप में रहता है। और इस स्थिति में आपको पता है कि ऊपर सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर आने वाली धातुएं हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होती है। तो ये सोडियम जो है इस क्लोरीन के साथ मजबूती से बंध बनाए हुए रखता है, तो यहाँ से इसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा कि अगर हम इस सोडियम का जो ऑक्साइड है जैसे Na2O है, ठीक है, इसकी क्रिया करवा कर अगर कार्बन से हम गर्म करें इसको, तो किसी भी कंडीशन में हम कार्बन या इस Na2O से इस ऑक्सीजन को कार्बन के साथ नहीं ले जा सकते, यानी कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व हैं जैसे सोडियम वगैरह, तो सोडियम जो है इस ऑक्सीजन को यहाँ से नहीं छोड़ेगा। तो सोडियम से ऑक्सीजन को हटाना कार्बन के बस में नहीं है, यानी कार्बन जो है इस अधिक अभिक्रियाशील तत्व के ऑक्साइड से उसका ऑक्साइड नहीं हटा सकता, उसके ऑक्सीजन को नहीं हटा सकता। कारण क्या है कि सोडियम की क्रियाशीलता ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है बजाय कार्बन के, तो कार्बन से हम इसके सोडियम के ऑक्साइड अलग नहीं कर सकते, ठीक। और NaCl जो है क्लोराइड रूप में है, तो वो NaCl के साथ मजबूती से बंध बनाता है। तो अब हमारे पास ये आगे का पॉइंट है कि हम इनको अलग कैसे करेंगे, यानी यहाँ पर हम कार्बन से क्रिया करवा के कार्बन के साथ गर्म करके भी नहीं हटा सकते। यानी देखो अगर कार्बन जो है इस Na2O से ऑक्सीजन हटा ले, तो इस Na2O से ऑक्सीजन का हटना अपचयन हो जाएगा इसका, है ना। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन। तो यानी कार्बन के द्वारा हम Na2O धातु के इस ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड से अपचयन हम नहीं करवा सकते कार्बन के द्वारा। क्यों? क्योंकि कार्बन की ऑक्सीजन के साथ जो क्रियाशीलता वो कम है बजाय सोडियम के, यानी सोडियम की क्रियाशीलता ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन इस सोडियम जो है इस ऑक्सीजन को यहाँ से छोड़ता नहीं, तो कार्बन यहाँ से इसका अपचयन नहीं करवा सकता, यानी इसमें से ऑक्सीजन को नहीं हटा सकता। तो अब हमारे पास समस्या ये है कि हम इनको अलग कैसे करें। तो NaCl से हमें सोडियम को अलग करना, तो इसके लिए भी हमारे पास है ना कोई तरीका हो, और इसके सोडियम के क्लोराइड की बजाय सोडियम के ऑक्साइड से सोडियम को अलग कैसे करें। तो कार्बन तो इसमें पर्याप्त नहीं। अब देखते हैं हम इसको एक बार लैंग्वेज को देख लेते हैं। तो देखो लैंग्वेज क्या कह रही है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है, इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन की से क्रिया तो तब करेगी ना जब ये उसको छोड़ेगी, तो जिससे क्रिया करी हुई होती है उसके साथ इनकी क्रिया बहुत मजबूती से रहती है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, एल्यूमिनियम जो है इनके ऑक्साइड का अपचयन नहीं करा सकते और उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी कार्बन को काम लेकर आप सोचो कि मैं भाई जैसे सोडियम जो है उस सोडियम के योग ऑक्साइड से ये कार्बन जो है कार्बन के साथ गर्म करूं तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हट जाए और लास्ट में यहाँ Na धातु अलग हो जाए और यहाँ पर CO बन जाए, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन हट जाए। तो ऑक्सीजन का यहाँ से हटना यानी अपचयन करवाना है, तो कार्बन इसका अपचयन नहीं कर सकता भाई। क्यों? क्योंकि सोडियम के साथ ऑक्सीजन के साथ सोडियम मजबूती से क्रिया करके रखता है, तो यहाँ से हटाना कार्बन के द्वारा इसका अपचयन कराना संभव नहीं है। तो फिर क्या होगा देखते हैं। तो आप आगे देखो कि यानी कार्बन द्वारा इनके ऑक्साइड का अपचयन नहीं करवा सकते, धातु प्राप्त नहीं कर सकते। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखें, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन धातुओं की, ये वर्ड है, इन कौन सी? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं, इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा है। तो कार्बन से तो क्रिया ऑक्सीजन तब करेगी जब सोडियम से अलग होगी, तो सोडियम ऑक्सीजन को अलग नहीं होने देगा, ठीक है।
ओके, तो इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा अलग करेंगे। तो अब हमारे पास एक विधि है जिसमें हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करवा देंगे जिससे ये अलग हो जाएगी, है ना, करंट प्रवाहित करेंगे, बहुत ज़्यादा करंट देने की वजह से ये अलग होंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप ध्यान से इस मेरी बात को ध्यान से सुने, फिर हम आगे देखते हैं। आप यहाँ पर दो बातों को ध्यान से समझें कि हम कह रहे हैं कि जब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं, सक्रियता श्रेणी में बीच में आने वाली धातुएं और सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं, इन सभी धातुओं को जब हम अलग कर लेते हैं, चाहे उनके ऑक्साइड से हो, चाहे उनके क्लोराइड से हो, चाहे उनके कार्बोनेट अयस्कों से हो, चाहे उनके सल्फाइड अयस्कों से हो, इनको जब हम अलग कर लेते हैं तो फिर लास्ट में हमें चाहे अधिक अभिक्रियाशील हो, चाहे सबसे कम अभिक्रियाशील हो, चाहे मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हों, इन सब के लिए लास्ट में हमें एक विधि काम में लेनी होती है जिससे धातु शुद्ध रूप में प्राप्त होगी, जिस विधि का नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है ना, आप याद रखेंगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि काम में ली जाएगी सभी के लिए लास्ट में, है ना, इन सभी के लिए लास्ट में काम में लेंगे। ठीक, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण की तो फिलहाल कोई चर्चा ही नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तो हम इनके अयस्कों से ही इनको अलग कर रहे हैं। जैसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं जो अपने ऑक्साइड या क्लोराइड अयस्कों के रूप में मिलेगी, और जो सबसे कम क्रियाशील है वो अपने सल्फाइड अयस्कों के साथ, जैसे मरकरी है, कॉपर ऑक्साइड वगैरह है, इस रूप में मिलेगी। और मध्यम क्रियाशील में आपके जैसे ये कार्बोनेट अयस्कों के साथ मिल जाएगी, है ना, या सल्फाइड अयस्कों के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो इनको अलग करने के बाद में सबसे लास्ट में जो विधि काम में ली जाएगी वो सभी के लिए काम में ली जाएगी, ज़्यादा अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील और मध्यम अभिक्रियाशील, सब के लिए जो विधि काम में ली जाएगी लास्ट में शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, तो वो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि होगी। ये बात क्लियर हुई। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक विधि की जिसका नाम है विद्युत अपघटनी अपचयन विधि। तो विद्युत अपघटनी अपचयन विधि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा इनको हम प्राप्त करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील तत्वों धातुओं के लिए ही काम में ली जाएगी, ये दिमाग में रखें। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ से इसको आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। तो देखो यहाँ पर बता रखा है कि जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये सभी धातुएं जो इनको अलग करना है इनके अयस्कों से, तो हमें विद्युत अपघटनी अपचयन विधि को काम में लिया जाएगा, उसके द्वारा इनको अलग करें। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इनके क्लोराइडों को गलित अवस्था में लाने के लिए जल में मिला दो, फिर करंट दे दो, क्योंकि जल से भी फाइनली डायरेक्ट तो नहीं टूटेगी या आयनों में। इनको अलग करने के लिए हमें विद्युत देना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो देखो क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर, और हम पिछला तो थोड़ा सा ब्लैंक पेज है उसको काम में ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा एक ब्लैंक पेपर मिल गया, इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, हम सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं की उनको अयस्कों से अलग करने की बात कर रहे हैं। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो NaCl के रूप में है हमारे पास, है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl। इस NaCl से सोडियम को हमें अलग करना है, यानी इसमें धातु है, इसके क्लोराइड से इसको अलग करना है। तो हम एक विधि काम में ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, एक यानी इस प्रकार से ग्रेफाइट की, और इसी प्रकार से, यानी दोनों ग्रेफाइट की ही यहाँ पर हमें ऐसे ये ग्रेफाइट के चालक लेने हैं। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए ग्रेफाइट ले लेते हैं।
अब इस ग्रेफाइट को हम क्या कर देते हैं, बैटरी के प्लस वाले सिरे से जोड़ देते हैं, एक सिरे को, और दूसरे वाले को बैटरी के माइनस सिरे से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी से इनको फाइनली यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि हम एक बीकर लेकर उस बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, बीकर के अंदर हम ग्रेफाइट की छड़ लगाकर इसमें बैटरी से इनको जोड़कर और फिर हम करंट चालू कर देंगे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास बीकर है इसके अंदर हम जल मिला देंगे और जल के साथ हमने इसके अंदर क्या डाल देना है, NaCl डाल देना है। तो NaCl उस जलीय विलयन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसके अंदर करंट चालू करेंगे, विद्युत धारा चालू करेंगे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जो NaCl है वो यहाँ पर टूट जाएगा। तो NaCl कैसे टूटेगा, NaCl इस रूप में टूटेगा। NaCl जो है वो टूट कर क्या बना देगा, यहाँ पर NaCl जो है ना वो टूटेगा और क्या बनाएगा, यहाँ पर C बढ़ा लेना। देखो NaCl से क्या बन जाएगा, एक तो NaCl आयन में टूटेगा Na प्लस में, और दूसरा ये बना देगा प्लस Cl माइनस ऋणायन। तो एक तो धनायन बन जाएगा Na प्लस और एक ऋणायन बन जाएगा Cl माइनस। ठीक, याद रखें, धनायन को हम केटायन भी कहते हैं और ऋणायन को हम एनायन भी कहते हैं। याद रखोगे आप, वापस सुनो कि धनायन को बोलेंगे केटायन और ऋणायन को बोला जाता है एनायन। ठीक है, हम हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश के ये वर्ड है, आप ध्यान रखें। तो इंग्लिश में धनायन केटायन है और जो ऋणायन है वो एनायन है। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समझने में आपके आसानी रहेगी। अब बात यह है कि एक Na प्लस Cl माइनस जो ये NaCl के टूटने से ये बन गए हैं। अब ये जो धनायन है ये इस ग्रेफाइट की जो छड़ है, ठीक है, उसमें ये क्या होगा कि यानी कि ये धनायन वहाँ पर जाकर जिस पर जाएंगे वो नेगेटिव चीज़ होनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ की तरफ जाएगा। तो ग्रेफाइट का वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर Na प्लस जाएगा, इसका मतलब वो नेगेटिव का काम कर रहा है ना। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ग्रेफाइट की जो छड़ है, जो कैथोड है, कैथोड को अगर आप देखो तो इंग्लिश में CATHOD बोलेंगे। तो देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है CAT, केट है ना। तो केटायन किसको कहते हैं, धनायन को। तो जो केटायन को अट्रैक्ट करता है, जिसके ऊपर केटायन जाते हैं, वो कैथोड कहलाता है, केट होड, आप इसको ऐसे याद रखें। तो केटायन धनायन को कहते हैं। तो कैथोड पर कौन जाएगा, धनायन, यानी ये धनायन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, कैथोड। याद रखोगे आप, यानी बैटरी के प्लस माइनस सिरे से जोड़ने से आप ध्यान मत रखना, आप इस प्रकार से ध्यान रखना कि ग्रेफाइट की वो छड़ जिसके ऊपर सोडियम जो है वो जाकर इकट्ठा होगा। तो देखो सोडियम जो है वो कैथोड पर जाएगा, सोडियम किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। और कैथोड पर जाने के बाद में सोडियम नहीं, Na प्लस है ना, ये जो केटायन है, धनायन है सोडियम का आयन, तो Na प्लस जो है वो कैथोड पर जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। तो प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस करवा दिया हमने इलेक्ट्रॉन। तो Na प्लस के ऊपर क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन वो ये ग्रहण कर लेगा। तो ये किस रूप में आ जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये Na धनायन जो है वो हट गया यहाँ से। अब Na प्लस ही रहा, Na प्लस नहीं रहा। तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कहाँ भागा जाएगा, कैथोड के ऊपर। कहाँ जाएगा भागकर, कैथोड के ऊपर, है ना। तो कैथोड जो है उसके ऊपर Na प्लस जाकर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और धातु के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ, हमारे पास ग्रेफाइट की दूसरी छड़ है जो बैटरी से जुड़ी हुई है, बैटरी के एक सिरे से जुड़ी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एनोड बोलेंगे। तो ग्रेफाइट की जो दूसरी छड़ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनोड। एनोड को हम दिखा देते हैं ANOD से, ANOD बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एन यानी एनायन, एनायन कहते हैं ऋणायन को। तो एनोड वाली ग्रेफाइट की वो छड़ है जिस पर ऋणायन भाग कर आएगा, जिस पर एनायन भाग के आएगा, एनोड वो छड़ होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि एनोड जो है ग्रेफाइट की वो छड़ जिसके ऊपर क्लोरीन भाग कर आएगा, और क्लोरीन नहीं Cl माइनस आयन जो है, ये आयन दोनों कहाँ से आए, जब इसके अंदर हमने करंट प्रवाहित किया है।
तो ग्रेफाइट की छड़ पर अब Cl- जो भाग कर जाएगा जिस छड़ पर, उसको हम एनोड बोल देंगे। अब Cl- जो है वहाँ पर गया, और वहाँ पर जाने के बाद में उसने क्या किया, अब इसके ऊपर माइनस आवेश है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को जो इसके पास एक्स्ट्रा है उसको जब ये हटा देगा, एक इलेक्ट्रॉन देखो प्लस बाद में दिखाया है, तो इस Cl- से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया है, तो ये Cl- अब किस रूप में आ गया, Cl के रूप में, है ना, ये उदासीन हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था इसने छोड़ दिया। तो देखो यहाँ हमने पहले देखा था कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना ग्रहण करने के लिए, सोडियम आयन भाग कर गया कैथोड के ऊपर, और एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो वो Na+ के रूप में, Na+ जो है Na में बदल गया, ठीक। और Cl- जो है वो एनोड पर भाग कर गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और Cl के रूप में आ गया, ठीक। अब एक बार इसको वापस समझ लो फटाफट। आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ग्रेफाइट की जो हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी अपचयन विधि, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है उनको, उनके अयस्कों से अलग करने के लिए। तो जैसे मान लिया कि ज़्यादा अभिक्रियाशील सोडियम है, वो अपने क्लोराइड के रूप में, इस रूप में, इससे हमें सोडियम को अलग करना है, तो इसको हम करंट देंगे, बीकर में डालकर जल में करंट देंगे, ग्रेफाइट की दो छड़ें लगाकर, बैटरी लगाकर करंट दे देंगे। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर Na+ और Cl- बन जाएंगे, धनायन। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना कि जो धनायन है ना, वो भागकर जिस छड़ पर जाएगा, जो जिस छड़ पर जाएगा उसको हम बोलेंगे कैथोड। अब धनायन वहाँ जाकर क्यों, भागकर वहाँ क्यों जाएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये Na+ में बदल जाएगा। समझ गए आप, एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वहाँ गया है, तो Na+ के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया कैथोड से, तो अब उसका वो क्या बन गया, Na के रूप में। तो कैथोड पर धनायन जाता है, और जो दूसरी छड़ है वहाँ पर जिसको एनोड कह रहे हो, है ना, दूसरी छड़ को आप क्या कह रहे हो, एनोड कह रहे हो, उस एनोड पर भागकर कौन जाएगा, Cl-, और Cl- इसके पास माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये एनोड पर भागकर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। एक इलेक्ट्रॉन जब छोड़ देगा तो इससे एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो ये Cl बन जाएगा। अब इसका ऋणायन खत्म हो गया, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ओके। ये विद्युत अपघटनी अपचयन विधि जो है, इसको हम अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से अलग करेंगे, तो क्या होगा, कैथोड जो है उस पर तो धातु निक्षेपित हो जाएगी, धातु यानी आपने देखा था कि सोडियम धनायन है, सोडियम का जो धनायन है वो भागकर कैथोड पर जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसके पास कमी थी। तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि इस अभिक्रिया में आपको सबसे पहले NaCl को तोड़ना होगा, तो Na+ और Cl- बन जाएगा, है ना, Na+ और Cl- बन जाता है। अब ये Na+ जो है वो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कैथोड पर Na+ आ गया है, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो देखो यहाँ पर प्लस लगाया हुआ है, तो कैथोड पर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा धनायन और Na में बदल जाएगा, और ये जो Cl- है ये भागा भागा कहाँ जाएगा, ग्रेफाइट की दूसरी छड़ पर जिसको एनोड कह रहे हैं, वहाँ पर जाकर ये जो है, ये Cl- जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और ये क्या बन जाएगा, Cl के रूप में, ठीक है, समझ गए आप, एनोड पर ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा जाकर, और कैथोड पर धनायन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेने के लिए जाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अभिक्रिया बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Cl जो क्लोरीन है ना, वो गैसीय रूप में होता है, तो वो Cl के रूप में नहीं होकर Cl2 के रूप में होता है, तो इसलिए अभिक्रिया को बस बैलेंस करने के लिए हमने Cl के आगे 2 लगाया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और Cl2 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि विद्युत अपघटनी अपचयन विधि के अंदर, है ना, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि के अंदर कैथोड पर धनायन जाता है, एनोड पर ऋणायन जाता है, और जाकर वहाँ उदासीन हो जाते हैं, जिसके पास कमी होती है वो ग्रहण कर लेता है, जिसके पास ज़्यादा होते हैं वो त्याग देता है, ठीक। तो इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सक्रियता श्रेणी में बीच में आने वाले तत्वों में अशुद्धियाँ जो है वो सल्फाइड, है ना, कार्बोनेट आदि के रूप में पाई जाती है।
तो सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों के रूप में जो है इनको सबसे पहले हमें ऑक्साइडों में बदलना पड़ेगा इनको, जिसमें हम दो विधियां काम में लेते हैं, है ना। जो बीच में आने वाली धातुएं हैं वो अपने, जैसे अपन जिंक को ले लेते हैं ना, जिंक जिंक सल्फाइड या ZnCO3, है ना, या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है मध्यम क्रियाशील धातुएं। तो हमें सबसे पहले इनको इनके ऑक्साइड में बदलना है, सल्फाइड और कार्बोनेटों को हटाना है। तो जिंक को ऑक्साइड में बदलोगे तो क्या बनाओगे, ZnO, जिंक सल्फाइड को जब आप ऑक्साइड में बदलोगे तो ZnO बन जाएगा। और जिंक कार्बोनेट को जब आप इसके ऑक्साइड में बदलोगे तो भी क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो हमें सबसे पहले इनके कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों से इनको अलग करके और इनके ऑक्साइड में बदलना है। फिर हम आगे देखते हैं, फिर इनका अपचयन करा देंगे, बस ऑक्सीजन हटा लेंगे। तो देखो आगे क्या होता है। तो हम मध्यम क्रियाशील धातुओं को उनके सल्फाइड और उनके कार्बोनेटों से अलग करने के लिए जो विधि काम में लेते हैं या उनको ऑक्साइड में बदलने के लिए जो विधियां काम में लेते हैं वो दो होती हैं। पहली विधि है भर्जन विधि और दूसरी है निस्तापन। तो जिंक सल्फाइड, देखो भर्जन जो है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में लेते हैं और निस्तापन जो है वो कार्बोनेट अयस्कों के लिए काम में लेते हैं। एक बात ये ध्यान रखें, तो जिंक सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर जिंक ऑक्साइड बनता है जिसे भर्जन कहा जाता है। ठीक, ओके। तो देखो जिंक सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन से करवा दी तो जिंक ऑक्साइड बन गया और SO2 अलग होगी। हमें जिंक ऑक्साइड ही प्राप्त करना था, सल्फाइड अलग हो गया। निस्तापन में क्या होगा, कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करेंगे, ज़्यादा अपन ज़्यादा गर्म कर लेंगे। भर्जन में तो थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जो है, वायु की मात्रा ज़्यादा रहती है और निस्तापन में वायु की मात्रा कम रहती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, है ना भाई। यहाँ ऑक्सीजन यानी वायु की मात्रा ज़्यादा लेते हैं भर्जन में और निस्तापन में वायु की सीमित मात्रा रहती है। तो देखो यहाँ पे ZnCO3 को टेम्परेचर पर गर्म किया आपने, है ना, तो ये ऑक्साइडों में बदल जाएगा। तो देखो ZnO और CO2 बन गया। CO2 यानी कार्बोनेट अयस्क जो था वो CO2 के रूप में अलग हो गया और जिंक ऑक्साइड बन गया। तो फाइनली हमें सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को अलग करना है तो भर्जन और निस्तापन काम में ले लेंगे। ठीक है, यानी ये जिंक जो है बीच में ही आती है ना, बीच मध्यम क्रियाशील तत्वों के रूप में ले लेते हैं। ओके, अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि हमने भर्जन और निस्तापन करवा के इनके ऑक्साइड तो प्राप्त कर लिए, अब क्या होगा आगे देखते हैं। पर बात कर रहे हैं कि भर्जन और निस्तापन से प्राप्त जिंक ऑक्साइड में कार्बन अपचायक डाल दो तो हम जिंक को, शुद्ध जिंक को अलग कर लेंगे। शुद्ध एक्चुअल में पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध करने के लिए तो लास्ट में आपको विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि काम में लेनी होगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके कार्बोनेट या उसके ऑक्साइड से हम उसको अलग कर लेंगे। तो देखो जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन मिला दो तो जिंक अलग हो जाएगी, यानी इस कार्बन ने ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिया तो जिंक ऑक्साइड का तो अपचयन ही हुआ ना भाई, ऑक्सीजन हट गई, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन हट गई, इसलिए जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। अपचयन करवाया किसने, कार्बन ने, क्योंकि कार्बन ने यहाँ से ऑक्सीजन हटा लिया, CO2 बन गया। ठीक, ओके। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाले जो तत्व हैं उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाले तत्व कम क्रियाशील होते हैं, इन्हें पहले हम ऑक्साइड में बदल लेंगे और फिर ऑक्साइड को तो गर्म करने पर ये प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मरकरी है वो नीचे आने वाली सक्रियता श्रेणी में नीचे आती है, तो HgS सल्फाइड एस के रूप में है, इसको गर्म करोगे तो HgO प्राप्त हो जाएगा, है ना, मरकरी का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, सल्फाइड अलग हो जाएगा। HgO को, अब जो HgO हमें यहाँ से मिला है इसको आप गर्म कर दो, तो जब HgO को गर्म कर दोगे तो Hg प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह जो है अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाले तत्वों को हम अलग करते हैं। बस इनको तो पहले ऑक्साइड में बदल लो फिर गर्म कर दो। मध्यम क्रियाशील वालों को पहले उनके कार्बोनेट सल्फाइड अयस्कों से अलग करने के लिए इनको आप वायु की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ऐसे गर्म करो तो वो ऑक्साइड में बदल जाएंगे, फिर उनका कार्बन से अपचयन करवा दो। ठीक है, तो वो कार्बन वो जो है ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ देते हैं, जिंक ऑक्साइड वगैरह, क्योंकि वो थोड़ा कम क्रियाशील है, इसलिए कार्बन से उनका अपचयन करवाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा सक्रिय जो तत्व हैं उनको, उनके गलित क्लोराइडों को करंट देकर आप तोड़ते हो, अलग करते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास
लास्ट में एक विधि काम में लेनी है कि सभी धातुओं, चाहे सक्रिय, सबसे ज़्यादा सक्रिय हो, चाहे सबसे कम सक्रिय हो, चाहे मध्यम सक्रिय हो, उनको लास्ट में अलग करने के लिए, शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हमें, पूर्णतया शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हमें विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि काम में लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा बीच में एक टॉपिक है संक्षारण। तो संक्षारण को अभी हम इसके जस्ट बाद में पढ़ लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो धातुएं अलग करी है हर प्रकार की विधि से, 3 टाइप की धातु है ना, ज़्यादा अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील, मध्यम क्रियाशील। उन सभी के लिए लास्ट में हमें एक विधि काम में लेनी है जिससे वो पूर्णतः शुद्ध रूप में बजाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक विधि है जिसका नाम है धातुओं का परिष्करण करने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण। सभी प्रकार के जो प्रक्रम है उनसे हमने जो प्राप्त करी है धातुएं, उनको हम लास्ट में शुद्ध करेंगे। तो देखो, ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त पूर्ण रूप से शुद्ध जो धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें अपद्रव्य होते हैं, कुछ अशुद्धियां होती है जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इसके अंदर आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम इसको पढ़ लेंगे। एक बार इसका डायग्राम समझते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको दिखा है कि यहाँ पर हमने एक ये छड़ लिए, दूसरी ये छड़ लिए। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखोगे कि एक छड़ हमने जो ये ली है, दूसरी ये ली है। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो हम छड़े लेते हैं दोनों, ये दोनों ही उसी धातु की होती है जिसको हमें अलग करना होता है, शुद्ध रूप में जिसको प्राप्त करना होता है। यानी ये भी कॉपर की ही है, ये भी कॉपर की ही है। और इसके अंदर जो हम विलयन लेते हैं वो अम्लीकृत विलयन होता है। यानी उसमें जैसे जो जिस धातु को अलग करना होता है उसी का लवण का हम लवण को काम में लेते हैं। जैसे मान लो हमें कॉपर को अलग करना है तो कॉपर की छड़ ले ली, और कॉपर की क्या ले ली हमने, दूसरी छड़ ले ली, है ना। और हम कॉपर का सल्फेट ले लेंगे यहाँ पर लवण के रूप में। अब चूंकि इसमें थोड़ा सा कोई अम्ल डाल देंगे जैसे H2SO4 वगैरह, तो अम्लीकृत हम कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेंगे। ये अम्ल क्या करता है, इसकी यानी कि इसकी चालन कैपेसिटी को बढ़ा देता है, तो जो विलयन है उसमें करंट अच्छे से आने लग जाता है। तो ये अम्लीकृत विलयन इसलिए लेते हैं। अब हम एक टैंक ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सिरे से जोड़ देते हैं दोनों सिरों को। यहाँ पर एक विशेष बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली अच्छे से आपको याद रखना है। इन चीज़ों को बार बार पढ़ना होगा, याद रखना होगा आपको। तो हम क्या करें हैं कि जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है, यानी हर प्रकार की धातुएं जो तीनों ही टाइप की, ज़्यादा सक्रिय, कम सक्रिय, बीच वाली, मध्यम सक्रिय आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं। याद रखना, अशुद्ध धातु वो होगी जो थोड़ी सी क्या होगी, जिसके अंदर अशुद्धियाँ होगी, है ना भाई, बहुत सारी अशुद्धियाँ जिसके अंदर रहेगी। कुछ घुलनशील अशुद्धियाँ होगी, कुछ अघुलनशील होगी, उसके साथ चिपकी रहती हैं। तो अशुद्ध धातु जो होगी उसको हम एनोड बनाएंगे, और शुद्ध धातु को हम शुद्ध धातु की पतली परत लेंगे बिल्कुल, और उसको कैथोड बना लेंगे, है ना। शुद्ध को कैथोड बनाएंगे, शुद्ध को क्या बनाएंगे, कैथोड। तो ये आप कहोगे कि फिर शुद्ध धातु पूर्णतया शुद्ध धातु कहाँ से आती है, तो ये हमारे पास प्रयोगशालाओं में पहले से तैयार रहती है ना, बनाई हुई रहती है। तो कहीं ना कहीं से तो हमारे पास शुद्ध धातु है। तो एक शुद्ध धातु को हम क्या बना लेंगे, कैथोड बना लेंगे, जो पतली होगी, ध्यान रखें, है ना। शुद्ध धातु को कैथोड बना लेंगे, और दूसरी थोड़ी मोटी होगी जिसको हम क्या बना लेंगे, एनोड। यानी कि शुद्ध धातु को तो कैथोड बनाना है और अशुद्ध धातु को एनोड बनाना है। ठीक, अब इसको कोई भी तरीका हो, ट्रिक बनाओ, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। फिर से समझ लो, शुद्ध धातु को कैथोड बनाओगे, अशुद्ध धातु को एनोड बनाओगे, अशुद्ध धातु को क्या बनाओगे, एनोड, और शुद्ध धातु को क्या बनाओगे, कैथोड। ठीक, कैथोड बना लिया। एक चीज और कि शुद्ध धातु पतली परत के रूप में कैथोड के रूप में होगी, यानी शुद्ध धातु की परत कैसी होगी, पतली, और अशुद्ध धातु की परत कैसी होगी, मोटी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, अब क्या होगा कि धातु के ही लवण विलयन को उपयोग करके विद्युत अपघट्य बनाएंगे। विद्युत अपघट्य जो है वो हम उसी धातु का लवण विलयन बनाएंगे।
यानी जैसे कॉपर को अलग करना है तो कॉपर सल्फेट का लवण है उसका विलयन बनाएंगे, यानी उसको किसी जल में डाल देंगे और साथ में कुछ वहाँ पर H2SO4 जैसे कुछ अम्लीय विलयन डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि उसकी चालन क्षमता बढ़ जाती है विद्युत अपकट्टे की। ठीक है, ये बात आई आपके समझ में? ओके, अब हम इस डायग्राम को वापस आगे देखते हैं। ओके, देखो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने धातु को पूरी तरह से शुद्ध रूप में लाना है, तो हमने एक बीकर लिया। इस बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया जल में और साथ में कुछ H2SO4 जैसे अम्ल मिला दिए। ये एक टैंक है हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसके अंदर कॉपर की ही एक छड़ ली, कॉपर की ही दूसरी परत ली। एक कॉपर की जो परत है वो बहुत मोटी होगी और एक बहुत पतली होगी। तो देखो, शुद्ध धातु की पतली परत होगी जो कैथोड की बनाई जाएगी, शुद्ध कैथोड का होगा और बिल्कुल पतली परत होगी। और अशुद्ध धातु को हम क्या बनाएंगे, एनोड, जो कि कैसी परत होगी, मोटी परत होगी, यानी ऐसे चौड़ी परत होगी। ठीक है, ओके, मोटाई जिसकी ज़्यादा होगी। और कैथोड की परत जो है वो पतली परत होगी, एक चद्दर के रूप में दोनों को मान ले तो एक पतली है और एक बिल्कुल मोटाई की है ज़्यादा। ठीक, अब इनको हम क्या कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ पर ये बात है कि वो ही कंसेप्ट यहाँ पर काम में लेने, मैंने आपको बताया था कि हम जो धनायन है, धनायन को हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो कोई कॉपर है, कॉपर का धनायन है, तो जो भी कोई धनायन है उस धनायन को हम बोलते हैं केटायन, है ना। धनायन को क्या बोलते हैं अपन, केटायन, केटायन। तो धनायन को अगर हम केटायन बोल रहे हैं तो यहाँ एक वर्ड है केट। ठीक है, तो कैथोड हम किसको कहेंगे, जिसके ऊपर धनायन यानी केटायन आए, जो केटायन को अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना, आप कह रहे हो यहाँ पर ये कैथोड है, इसमें CaTHOD है, यानी इसमें केट है, यानी ये केटायन को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इसके ऊपर भागकर कौन आएंगे भाई, धनायन भागकर आएंगे, इसके ऊपर भागकर कौन आएंगे, धनायन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा है कि जैसे ही इसके अंदर करंट आएगा तो करंट आने की वजह से इसके अंदर यहाँ जो अशुद्ध कॉपर की छड़ लिया आपने, मोटी वाली अशुद्ध कॉपर की छड़ को मोटी परत के रूप में लेते हैं, अशुद्ध कॉपर होता है, तो इसमें से कॉपर करंट इसमें चालू करने पर इसमें से कॉपर जो है वो Cu+2 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 के रूप में कॉपर यहाँ से बाहर आता जाएगा, कॉपर यहाँ से बाहर आता जाएगा। अब जो जितना कॉपर जो है Cu+2 के रूप में ना, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता जाएगा और यहाँ से बाहर आता जाएगा। एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से घूम घूम कर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकले ना यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन घूम कर, देखो इलेक्ट्रॉन की दिशा भी बता रखी है, अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन की दिशा बता रखी है इस तरफ। ठीक है, ये इस तरफ देखो इलेक्ट्रॉन आए, है ना। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बचे, जैसे कॉपर ने Cu+2 बना लिया, तो इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो कॉपर ने त्यागे हैं अशुद्ध कॉपर की छड़ से, वो निकल कर इधर बाहर आ रहे हैं। ठीक है, और जो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर इस तरफ ऐसे घूमकर इसकी तरफ आ जाते हैं, है ना, कैथोड की तरफ आ जाते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ ये मोटी जो छड़ है कॉपर की अशुद्ध, उसमें से कॉपर निकलेगा और कॉपर निकल कर भाग कर कहाँ चला जाएगा, कॉपर निकलेगा और विलयन में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा। अब आप क्या देखोगे कि विलयन के अंदर कॉपर सल्फेट पड़ा था, कॉपर सल्फेट से कॉपर निकलेगा और कॉपर निकल कर ध्यान देना, देखो यहाँ पर 2 लाइनों को ध्यान देना, 2 शब्दों को। ये कॉपर जो +2 है वो कॉपर की छड़ से, अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़ से निकल कर विलयन में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, विलयन के अंदर आ रहे हैं, ये विलयन के अंदर आ गए। और विलयन के अंदर जितने कॉपर के आयन ऊपर से आए हैं, कॉपर आए, उतने का उतना ही कॉपर निकल कर किस पर भागेगा, कैथोड पर। तो देखो ये भागता हुआ दिख रहा। ठीक है, तो कॉपर जो है ये विलयन से निकलकर इस छड़ पर भाग रहा है। इस छड़ पर क्यों भाग रहा है, क्योंकि Cu+2 के पास में इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग दिए थे जो इधर भाग गए हैं, और इसके पास अब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो कॉपर जो है विलयन में आता जाएगा। विलयन से कॉपर उतनी मात्रा में निकलकर इस कैथोड पर भागेगा। ठीक, विलयन से कॉपर निकलकर किस पर भागेगा, कैथोड पर भागेगा। ये देखो ये जा रहा है, और कैथोड पर जाकर ये उदासीन हो जाएगा।
कैथोड की पतली परत पर कॉपर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी है, Cu+2 के रूप में है, तो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करता जाएगा। ग्रहण करके कॉपर जो आयन है +2 के रूप में था उसका प्लस आवेश हट जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और कॉपर जो है वो लगातार इस छड़ पर पतली परत पर कैथोड वाली पर जाकर जमता जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा। इधर से कॉपर जो है वो +2 के रूप में निकलकर विलियन में जाता जाएगा, विलियन में जाता जाएगा, और विलियन से उतना ही कॉपर Cu+2 के रूप में निकलकर इस कैथोड पर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। तो ये परत तो कोई टाइम में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बिल्कुल पतली सी रह जाएगी। और ये वाली जो कैथोड वाली है वो क्या हो जाएगी, जो पहले पतली थी अब वो मोटी होने लग जाएगी, क्योंकि उस पर कॉपर इकट्ठा होने लग जाएगा। तो ये तो जो है इससे कॉपर अलग हो जाएगा। तो देखो कॉपर जो शुद्ध रूप में था, अशुद्ध रूप में जो कॉपर की छड़ थी जिसे एनोड बनाया था, वो मोटी वाली परत बिल्कुल पतली रह जाएगी, ये वाली। इसका कॉपर विलियन में आया, विलियन से यहाँ गया, यहाँ कॉपर जम गया, तो ये मोटी हो जाएगी। अब देखो हमने कहा कि इसमें जो अशुद्धियाँ थी ना, एनोड की अशुद्ध कॉपर की छड़ का कॉपर तो पूरा यहाँ जम गया, और ये जो कॉपर की अशुद्ध छड़ थी, यहाँ जो अशुद्धियाँ थी वो कुछ घुलनशील अशुद्धियाँ तो इस विलयन में घुल जाती है। तो आप अगर गौर करो तो देखो यहाँ पर कुछ हल्के हल्के यहाँ पर घुली हुई दिखेगी, और जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होगी वो एनोड के नीचे जाकर यहाँ पर बैठ जाएगी, एनोड के नीचे की तरफ जाकर इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, अघुलनशील है तो यहीं पर गिर जाएगी वो निकल निकल कर, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। देखो ये विधि क्या है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि हमें इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड लेंगे, मोटी छड़ होगी, और शुद्ध धातु की पतली परत लेंगे जिसको कैथोड बनाएंगे, और उसी धातु का यानी कॉपर का ही उसका लवण लेंगे, उसका अम्लीय विलयन बनाएंगे कुछ अम्ल वगैरह डालकर, और विद्युत अपघट्य बन जाएगा वो, फिर उसके अंदर करंट चालू कर देंगे। तो विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु निकलेगी और विद्युत अपघट्य में घुल जाएगी इतनी ही मात्रा में। ठीक है, एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु से कॉपर निकल निकल कर विद्युत अपघट्य में घुल जाएगी, और इतनी ही मात्रा में जो यहाँ आई है, इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु जो है वो विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जाकर इकट्ठी हो जाएगी। यानी शुद्ध धातु अशुद्ध धातु की जो एनोड की छड़ थी उसमें से कॉपर निकल निकल कर वो साफ हो गया, क्योंकि उसकी घुलनशील अशुद्धियाँ अलग रह गई है, घुलनशील नीचे बैठ गई, बाकी कॉपर जाकर कैथोड पर चिपकता गया। कैथोड की पतली परत थी जो अब मोटी होने लग जाए, तो विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं, अविलेय अशुद्धियाँ वहीं पर गिर जाती है, तो एनोड के नीचे तली पर इकट्ठी हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। तो धातु जो अशुद्ध एनोड की छड़ के रूप में अशुद्ध धातु थी वो अब शुद्ध रूप में कैथोड पर इकट्ठी होगी। बस हमें यही करना था। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब जो हमने वो पहले पॉइंट पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा देखो मैं और दिखा देता हूँ आपको, ये थोड़ा सा यहाँ पे और पढ़ लेते हैं। तांबे का जैसे हमें विद्युत अपघटनी परिष्करण करना है तो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेंगे विद्युत अपघट्य के रूप में, और कुछ अम्ल डाल देंगे उसमें, और अशुद्ध तांबा जो है कॉपर उसको एनोड बना लेंगे, और शुद्ध तांबे या कॉपर को की पट्टी कैथोड का काम करेगी। फिर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो शुद्ध तांबा कैथोड पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। फिर भी अगर इसको बार बार देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसके बाद में थोड़ा सा संक्षारण जो टॉपिक ये था हमारा, इसको देखते हैं। देखो संक्षारण क्या है कि विभिन्न धातुएं, संक्षारण देख रहे हैं, विभिन्न धातुएं नमी ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब होने लगती है, इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे Fe जो है लोहा नमी और ऑक्सीजन से वायु से क्रिया करके Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड बना देगा, और कुछ जल के अणु इसके साथ चिपक जाएंगे। यहाँ पर ये X बता रखा है, X का मतलब कुछ जल के अणु इसके साथ लग जाएंगे। ठीक है, तो वो जंग कहलाएगा संक्षारण। इसकी वजह से आयरन ऑक्साइड की वजह से लोहा खराब होगा, यानी ये जंग है एक प्रकार से। ठीक है, अब देखो आगे देखें। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि संक्षारण से सुरक्षा कैसे करें। तो पेंट करके धातु के ऊपर पेंट की पतली परत है ना, कलर रंग वगैरह पेंट करके उस रंग चढ़ाकर उस पर हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे धातु ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती है और धातु संक्षारित नहीं होती है। या हम धातु के ऊपर तेल लगा दें, है ना, तेल चिकनाई युक्त होता है इसलिए ऑक्सीजन को उससे धातु से क्रिया नहीं करने देता है। या ग्रीस लगाकर
ये चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं। यसद लेपन करके या जस्तीकरण करके, यानी अगर किसी धातु के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दो तब भी वो ऑक्सीजन वगैरह से क्रिया करके संक्षारित नहीं होती। तो ये ध्यान रखोगे आप पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यसद लेपन की। नोट है, देखो एक यसद लेपन को समझ रहे हैं। यसद लेपन या जस्तीकरण, लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए जस्त या जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे पर जस्त या जिंक की परत चढ़ाना यसद लेपन या जस्तीकरण कहलाता है। अब देखो मिश्र धातु क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल जो मिश्र धातु है वो तांबा और जिंक की बनी होती है। इसी प्रकार सोल्डर जो मिश्र धातु है वो सीसा और टिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये कुछ आप ध्यान रखोगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक्चुअली प्रश्न तो इसके बाद में देखें, तो यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे हैं ना, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की जगह बिंदु देख रहे हैं। जैसे सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। ठीक है, शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोना ही काम में लिया जाता है। बाकी बचा हुआ 2 भाग जो है वो तांबा या चांदी उसके अंदर मिला दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देखो, हम देख लेते हैं ये पॉइंट जो है वो एक्वा रेजिया, या इसको रॉयल जल भी कह सकते हैं अपन। एक्वा रेजिया या रॉयल जल जो एक ऐसा विलयन है जिसमें सोने और चांदी के आभूषणों को पिघलाने की कैपेसिटी होती है। यानी सोने को पिघलाने के लिए इसको काम में लेता है, फिर सोने के अलग अलग आभूषण बनाकर उसको डिजाइन दी जाती है। एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 पाए जाते हैं। तो HN यहाँ पे पूरा ये कैपिटल लेटर होगा। तो HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। जहाँ HCl जो है, HCl को 3 अनुपात में रखना है ना, और HNO3 को 1:1 के रूप में रखना है। अगर आप यहाँ पर 10 जो है वो ml आप मिलीलीटर ले रहे हो अगर आप HNO3, तो HCl यहाँ पर 30 मिलीलीटर आपको लेना है।